Hello students, today in this lecture I will discuss with the last remaining concept of vectors, and this concept is the rectangular components of a vector. Okay, rectangular components of vector. चलिए बेटा, एक्चुअल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स ये कंपोनेंट वर्ड का मैं ब्रीफिंग दे रहा हूं पहले आपको। ऑलरेडी हम जहां तक मेरा ख्याल है शायद फर्स्ट लेक्चर, जो भी वेक्टर्स का फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर था, वहां पे डिस्कस किया था। अब ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैथमेटिकली let us suppose say it is say vector A, and mathematically this vector A is written as say 2i cap plus say 3j cap minus say k cap. क्लियर? और अगर जनरल में बात करें, चलिए मैं एक काम करता हूं, इन जनरल बात करता हूं, न्यूमेरिकल वैल्यूज हटा लेता हूं। से a i cap प्लस से b j cap प्लस से c k cap। ओके, मैथमेटिकली इन जनरल बेटा वेक्टर को हमने ऐसे डिफाइन किया था। अब ध्यान से देखिए, व्हाट इज इट? दिस ai cap is the part of the vector, say vector a along x axis. Similarly, bj cap, what is it? It is the part of vector A or the effect of vector A produced along y-axis. The ck cap, what is it? It is the part or the effect of vector A which is produced by vector A along z direction. तो बेटा ये जो लिखा हुआ है ai cap, bj cap, ck cap, इनको बोलते हैं हम components। क्या बोलते हैं इनको? They are the components. It is this one, this one. They are the components of vector A. Clear? अब ध्यान से समझिए कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। एक्चुअल डेफिनेशन बाद में दूंगा। देखिए, let us suppose say it is the block placed on the surface. एक ब्लॉक सरफेस के ऊपर प्लेस है। अब देखिए बेटा, अगर ब्लॉक के ऊपर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, ब्लॉक के ऊपर अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं टुवर्ड्स राइट, तो बेटा ब्लॉक के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा टुवर्ड्स राइट। यस और नो? बेटा 9th क्लास में पढ़ा है आपने। मतलब ब्लॉक विल टेंड टू मूव टुवर्ड्स राइट। समझ आ गई बात? तो बेटा ब्लॉक के अंदर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ वो राइट में प्रोड्यूस हुआ। क्लियर? अब दोबारा यही सिचुएशन कंसिडर करते हैं, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन बदलेंगे। ना लेट अस सपोज से वही ब्लॉक है, वही सरफेस है, एग्जैक्टली उतना ही फोर्स ब्लॉक के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन अब की बारी जो फोर्स का डायरेक्शन है उसको बदला है। Let us suppose that this force is inclined at an angle of 30 degrees with the horizontal. तो आप सोच के बताइए मुझे बेटा, जो इफेक्ट 10 न्यूटन के फोर्स ने ब्लॉक के अंदर फर्स्ट सिचुएशन में प्रोड्यूस किया, क्या बेटा ये वही फोर्स उसी ब्लॉक के अंदर सेकंड सिचुएशन में क्या उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाएगी? क्या उतना इफेक्ट प्रोड्यूस होगा? क्या उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा राइट साइड में, टुवर्ड्स राइट? तो अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। नो डाउट बेटा, फोर्स तो इधर लगा, ब्लॉक मूव करेगा सरफेस पे टुवर्ड्स राइट, ब्लॉक के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, फिर से कुछ तो होगा। मैं उसको वेक्टर ए डैश मार्क कर देता हूं। क्लियर? तो ये ए डैश क्या हुआ? इट इज द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स प्रोड्यूस इन द ब्लॉक। समझ आ गई बात? इफेक्ट वर्ड यूज किया मैंने। क्लियर? अब बेटा
डेली लाइफ में जो हम ऑब्जर्व करते हैं, स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा फिजिक्स निकलता वहीं से है, ठीक है। तो अब देखिए, अब की बारी फोर्स लगा, उतना ही लगाया, सेम ब्लॉक के ऊपर लगाया, लेकिन डायरेक्शन बदला है। डायरेक्शन क्या है? द फोर्स इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, तो स्टूडेंट्स, अब की बारी बेटा फोर्स ब्लॉक के अंदर उतना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, थोड़ा कम करेगा, जैसे उसने पहले वाले केस में किया था। क्लियर हो गई बात? तो बेटा हम अगर फोर्स का इफेक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, या सिंपल वर्ड्स में अगर हम ये कहें कि अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स हॉरिजॉन्टल के अलोंग लग रहा है, ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स हॉरिजॉन्टल के अलोंग लग रहा है, मान लेते हैं कि F डैश इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक अलोंग द हॉरिजॉन्टल। क्लियर? अब ये फोर्स किसकी वजह से आया? ये फोर्स आया 10 न्यूटन की वजह से। बात समझ आ गई? क्लियर हो गई बात? तो बेटा इस फोर्स को F डैश को क्या बोलेंगे? F डैश को बोलेंगे इट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स वेक्टर। क्या बोलना है इसको? F डैश इट विल बी द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स वेक्टर F। समझ आ गई बात? अब कैसे कैलकुलेट करना है ये सिखाऊंगा अभी। तो कंपोनेंट क्या हो गया? इन जनरल अगर डेफिनेशन देनी है तो कंपोनेंट बेटा इफेक्ट होता है वेक्टर का जो वेक्टर ने प्रोड्यूस किया इन अ गिवन डायरेक्शन। समझ आ गई बात? जैसे फोर्स वेक्टर था, पहली सिचुएशन में ब्लॉक के ऊपर राइट साइड पे लग रहा है, सेकेंड सिचुएशन में 30 डिग्री के एंगल पे लग रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। तो दोनों बारी ब्लॉक के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ या इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ फोर्स की वजह से, वो तो सेम नहीं। ठीक है? तो बेटा गिवन वेक्टर ने गिवन डायरेक्शन में जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया उसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। बात समझ आ गई? समझ आ गई बात? तो जब वेक्टर मैथमेटिकली लिखा हुआ था तो मैथमेटिकली इन पार्ट्स को बोलते थे कंपोनेंट्स। ठीक है? कंपोनेंट वर्ड का मतलब समझ आ गया? समझ आ गया? चलिए अब कंपोनेंट वर्ड को एक्चुअली डिफाइन करने से पहले रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसको डिफाइन करते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब देखिए स्टूडेंट्स, बेटा ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? ये बेसिकली टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम कंपोनेंट्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है? क्लियर हो गई बात? ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसका डेफिनेशन बताया। एक्चुअल वर्ड्स मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप नोट करें। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग द वेक्टर in the given different directions। हो गया? अब नेक्स्ट लाइन में लिखे कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर लिखिए, अंडरलाइन करिए, इसके अगेंस्ट लिखिए। द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कैन बी डिफाइंड एज द इफेक्ट produced by the vector in any given direction। in any given direction। ओके, तो अभी स्टूडेंट्स मैं आपको पहले एक्सप्रेशन दूंगा गिवन वेक्टर का इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, और ये मैथमेटिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मतलब आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला है। फिर उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे डेरिवेशन के, वहां से हमें कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने का ज्ञान मिलेगा। समझ आ गई ये बात? ओके ओके। अब ऐसा करें बेटा, मेन हेडिंग है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ये रेक्टेंगुलर वर्ड का मतलब क्या है? देखिए, जब बेटा हम गिवन वेक्टर के दो कंपोनेंट्स इकट्ठे निकालें,
और जो कंपोनेंट्स हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। समझ आ गई ये बात? ओके ओके। आप ये वाला फिगर पहले कॉपी करें। ये वाला फिगर कॉपी करिए। यहां पर हमने क्या किया, हमने कार्टेशियन प्लेन कंसीडर किया, प्लेन कंसीडर किया, स्पेस कंसीडर नहीं किया। ठीक है, हमने एक्स वाई प्लेन कंसीडर किया। तो ये जो हॉरिजॉन्टल है ये एक्स एक्सिस है, और ये जो वर्टिकल है ये वाई एक्सिस है। तो बेटा जो वेक्टर ए दिखाई दे रहा है, वेक्टर ए एक्स वाई प्लेन में है। पल्ले पड़ गई बात? ओके, अब ध्यान से देखिए। अब बेटा वेक्टर ए के हेड से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। वेक्टर ए के हेड से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर? अब लेट अस सपोज से कि हम इस वाले पॉइंट को लिखते हैं बी, इस वाले पॉइंट को लिखते हैं सी। अब यहां से ध्यान से देखिए, वेक्टर ए के हेड से वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। लेट अस सपोज से यहां पर इस फुट को लिखते हैं डी। समझ आ गई बात? एंड आई एम सेइंग दैट दिस वेक्टर ए इज मेकिंग एन एंगल थीटा। वेक्टर ए इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, जल्दी से फिगर पहले कॉपी करें। फिगर कॉपी हो गया। अब बेटा कुछ कंसिडरेशंस लिखनी है क्योंकि हम मैथमेटिकली ऑब्टेन करने वाले हैं रिजल्ट को। तो मैं डिक्टेशन दे रहा हूं, आप नोट करें। कंसिडर अ वेक्टर ऐसे लिखें, ओसी वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए। Vector OC equals to vector A in the Cartesian frame, full stop. Let vector A, जब वेक्टर ए बोला जाए तो वेक्टर वर्ड नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है वेक्टर ए। लेट वेक्टर ए is inclined at an angle theta with the positive x axis. Done. अब नेक्स्ट लाइन में फुल स्टॉप लिखें, फुल स्टॉप डालें, फुल स्टॉप डालने के बाद लिखें लेट CB and CD are the perpendiculars on the positive x-axis and the positive y-axis from the point C. Full stop. Next line में let vector OB, स्टूडेंट्स अब वेक्टर ओबी का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। बेटा वेक्टर ओबी, वेक्टर ओबी तो टेल हो गया ओ और हेड हो गया बी। तो यहां पर हमने ये वेक्टर मार्क कर दिया। क्लियर? नाउ लेट वेक्टर ओबी इज रिटन एज ए एक्स आई कैप। बेटा हमने इस वाले वेक्टर का नाम दिया है ए एक्स आई कैप। तो ए एक्स क्या हो जाएगा? ए एक्स हो जाएगा लेंथ OB, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OB. This implies that the length OB it will be equals to AX. क्लियर हो गई बात?
ओके अब क्योंकि स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा है कि OB वेक्टर इज एक्टिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन होता है दैट इज आई कैप, सो इट इज रिटन एज AX I cap. Also vector BC is equals to say AY J cap. वेक्टर BC तो B टेल हो गया, C हेड हो गया, तो वेक्टर BC को हमने लिखा AY J कैप. समझ आ गई बात? ये बात समझ आ गई? अब ध्यान से देखिए, पॉइंट C से हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए थे पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, तो हमारे पास OBCD एक स्क्वायर है या फिर बोलते हैं पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स लेंथ वाइज इक्वल होती हैं, ठीक है, और अगर किसी एक साइड से हमने कोई एक वेक्टर रिप्रेजेंट किया है तो उसके जो ऑपोजिट साइड होगी वो भी उसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि लेंथ सेम है, डायरेक्शन सेम है. क्लियर? अब बेटा लेंथ BC का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? लेंथ BC का जो मैग्नीट्यूड हो गया इट इज AY. बात समझ आ गई? क्लियर? एंड we can say that in parallelogram say OBCD vector BC is equals to vector OD. Okay, that is say AYJ cap. बेटा अगर वेक्टर BC AYJ कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वेक्टर OD भी AYJ कैप को रिप्रेजेंट करेगा. क्यों? क्योंकि OBCD पैरेललोग्राम है. मार्क करें फिगर में, ये कॉपी कर लिया? यस सो इट्स डन. ओके यहां तक कॉपी हो चुका है. नेक्स्ट लाइन में लिखें. अब ध्यान से देखिए, पहले OBC को देखिए, ट्रायंगल OBC को देखिए. अब ट्रायंगल OBC के अंदर आपको वेक्टर OB नजर आ रहा है, आपको वेक्टर BC नजर आ रहा है और आपको वेक्टर OC नजर आ रहा है. क्लियर? अब बेटा इस ट्रायंगल में हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स को यूज करने वाले हैं. अब रिकॉल करें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर का वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखते थे. याद रखें, जो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में था वो रिजल्टेंट वेक्टर था और जो सेम ऑर्डर में थे उनका रिजल्टेंट था. अब सेम ऑर्डर में कौन से वेक्टर्स होते हैं? वो वाले वेक्टर्स जिनका हेड और टेल कोइंसाइड होता है, वो वाले वेक्टर्स सेम ऑर्डर में होते हैं, और जिन वेक्टर्स का हेड हेड या फिर टेल टेल कोइंसाइड करता है वो ऑपोजिट ऑर्डर में होते हैं. क्लियर? अब नेक्स्ट लाइन में लिखें, इन द राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इन द राइट एंगल्ड ट्राइंगल OBC, OBC. अब ध्यान से देखिए बेटा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल OBC में OBC using ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स यूज कर रहे हैं. ध्यान से देखिए, वेक्टर OB का हेड और वेक्टर BC का टेल आपको B पॉइंट पे कॉन्साइडेड दिखाई दे रहा है. वेक्टर OC का टेल और वेक्टर OB का टेल कॉन्साइडेड दिखाई दे रहा पॉइंट O पर. वेक्टर OC का हेड और वेक्टर BC का हेड C पॉइंट पे कॉन्साइडेड दिखाई दे रहा है. तो बेटा वेक्टर A ऑपोजिट ऑर्डर में है, ठीक है, और बेटा वेक्टर OB और वेक्टर BC सेम ऑर्डर में है. पल्ले पड़ गई बात? तो यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर OC को रिजल्टेंट बोलेंगे ऑफ वेक्टर OB एंड वेक्टर BC. समझ आ गई ये बात? इतना काम क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखिए, वेक्टर OC वेक्टर A था और वेक्टर OB AX I कैप है और वेक्टर
BC AY J कैप। बात समझ आ गई? इस इक्वेशन को बोले इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डन डन। अब बेटा जैसे ये लेक्चर स्टार्ट जब मैंने किया था तब आपको मैथमेटिकल फॉर्म में जब वेक्टर्स थे तो बेटा राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ था तब मैंने बताया था आपको कंपोनेंट्स हैं वो। तो अब ध्यान से देखिए इस वाले एक्सप्रेशन को। यहां पर ए एक्स आई कैप को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ए वाई जे कैप को क्या बोलेंगे? इट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। गॉट इट? नेक्स्ट लाइन में लिखें इस बात को। ए एक्स आई कैप इज द कंपोनेंट of vector A along positive x axis and AY j cap is the component of vector A along positive y axis। ये बात समझ आ गई? क्लियर? अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि बेटा कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड क्या क्या होंगे। कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड क्या होंगे? अभी तो बात हुई है कि कंपोनेंट्स क्या हैं, अब कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड्स क्या हैं। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये कंपोनेंट है वेक्टर ए का अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसका बेटा मैग्नीट्यूड कितना हो गया? इसका मैग्नीट्यूड हो गया ए एक्स। इसी तरीके से इट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो ये क्या हो गया? ए वाई ए वाई। ए वाई विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। बात समझ आ गई? क्लियर हो गई बात? अब ध्यान से दोबारा वापस फिगर में आ जाएं, वापस फिगर में आ जाएं। नेक्स्ट लाइन में लिखें इन द राइट ट्रायंगल OBC, इन द राइट ट्रायंगल OBC, दिखाई दे रहा है OBC, साइन थीटा लिखें, साइन थीटा का वैल्यू लिखें, साइन थीटा विल बी perpendicular by hypotenuse, perpendicular is BC and the hypotenuse is OC। समझ आ गई बात? अब BC लेंथ हो गया BC, ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ AY J कैप, मतलब AY को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस BC is written as say OC multiplied with sin theta। क्लियर? दिस BC it is written as say AY and OC is written as say A। जो लेंथ है वो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, जल्दी से कॉपी करिए यहां तक, फिर मुझे मिटाना है। डन? डन? अब ध्यान से देखिए, इधर कंटिन्यू कर रहा हूं। This AY is written as say A sin theta, AY is written as A sin theta। पल्ले पड़ गई बात? Now also बेटा सेम ट्राइंगल में cos थीटा यूज करें, cos थीटा कैलकुलेट करें। cos थीटा विल बी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया OB और हाइपोटेन्यूज हो गया OC। तो बेटा लेंथ OB को लिखेंगे आप OC cos थीटा। ठीक है, अब ध्यान से दोबारा देखें, लेंथ OB को क्या लिखेंगे आप? लेंथ OB is AX magnitude of this vector, length OC is say A the magnitude of this vector। This implies that this AX is written as say A cos theta, AX is written as A cos theta। समझ आ गई बात? इतना काम क्लियर हो गया? ओके, ठीक है।
अब ध्यान से दोबारा देखिए, तो बेटा इक्वेशन फर्स्ट को रीराइट करते हैं। आप इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दें और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दें। नेक्स्ट लाइन में लिखें, द इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रीरिटन एज, द इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रीरिटन एज से वेक्टर ए इज रिटन एज, पहले लिखा हुआ था ए एक्स आई कैप, ए एक्स का वैल्यू हो गया ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए वाई जे कैप लिखा हुआ था, ए वाई का वैल्यू है ए साइन थीटा जे कैप। समझ आ गई बात? और बता दिया था कि बेटा ये वाला जो पार्ट था ये कंपोनेंट था वेक्टर ए का अलोंग एक्स एक्सिस और ये कंपोनेंट था वेक्टर ए का अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से, ये काम खत्म हो गया, यहां तक काम खत्म हो गया। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फोर्थ बोल दें, ठीक है? ऑलरेडी मैं बता चुका था कि ए एक्स डिस्कस किया था, मैग्नीट्यूड है कंपोनेंट का ऑफ वेक्टर ए अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ए वाई मैग्नीट्यूड है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर हो गई बात? अब ध्यान से दोबारा पेरेंट फिगर में देखें, अब ध्यान से समझना, पेरेंट फिगर में देखें, सिर्फ जो चीज दिखा रहा हूं उसको देखें। मैंने यहां से उसको हटा दिया, ठीक है? तो ए एक्स का वैल्यू हमने निकाल लिया था, इट इज ए कॉस थीटा, और ए वाई का वैल्यू निकाल लिया था ए साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, वेक्टर ए नजर आ रहा है, ओके, वेक्टर ए एक्स आई कैप नजर आ रहा है, ए वाई जे कैप नजर आ रहा है। क्लियर? तो बेटा इसको क्या बोला था? कंपोनेंट है वेक्टर ए का अलोंग एक्स एक्सिस। इसको क्या बोला था? कंपोनेंट है वेक्टर ए का अलोंग वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखिए, दोनों के दोनों जो कंपोनेंट्स हैं आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इन कंपोनेंट्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बात समझ आ गई? क्लियर? अब ध्यान से देखिए करना कैसे है, न्यूमेरिकल्स में कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट कैसे यूज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखिए जो नोटिस करनी है, वेक्टर ए दिखाई दे रहा है, वेक्टर ए जिस लाइन के साथ, मैं लाइन वर्ड यूज कर रहा हूं, अभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गायब हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। ठीक है? तो हमने क्या सीखा है? यूज करना है, सिखाया था न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं। ठीक है? अब देखिए वेक्टर ए नजर आ रहा है, वेक्टर ए हॉरिजॉन्टल लाइन, अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यूज कर रहा हूं वर्ड, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। क्लियर? अब आपने न्यूमेरिकल्स में कैसे करना है देखिए, न्यूमेरिकल्स में कैसे करना है, वहां तक काम खत्म हो गया है, तो ये हैश डाल के करना है। ठीक है? वेक्टर को देखिए डाटा में, न्यूमेरिकल्स से जो स्टेप 1 करेंगे तो अपना वेक्टर मार्क करिए पेपर पे। ठीक है? वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल फॉर्म करे, वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल फॉर्म करे, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ भी एंगल मार्क किया जाता है, वर्टिकल के साथ भी मार्क किया जा सकता है। समझ आ गई बात? तो जो वर्ड्स बोल रहा हूं सिर्फ वो यूज होंगे, कोई हॉरिजॉन्टल वर्ड नहीं है, कोई वर्टिकल वर्ड नहीं है। समझ आ गई बात? न्यूमेरिकल्स के टाइम बात कर रहा हूं, सिर्फ ये देखना है कि वेक्टर किस लाइन के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, मतलब आपने कहां पे एंगल मार्क किया है। जैसे मान लेते हैं कि ये किसी न्यूमेरिकल का फर्स्ट स्टेप हो रहा है, डाटा कुछ ऐसा था कि वेक्टर ए था, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा फॉर्म कर रहा था, तो हम वेक्टर ए मार्क करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल मार्क करेंगे। समझ आ गई बात? ओके? अब यहां से देखिए, ये जो डॉटेड लाइन है ये वर्टिकल लाइन होगी, तो एक हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हो गई वर्टिकल लाइन, मतलब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हो गई। ठीक है? अब वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल फॉर्म करे या आपने मार्क किया, हमेशा उस लाइन के साथ कंपोनेंट लिखना ए कॉस थीटा। क्या लिखेंगे? ए कॉस थीटा। ठीक है? और बेटा वेक्टर
जिस दूसरी परपेंडिकुलर लाइन के साथ एंगल फॉर्म नहीं कर रहा है वहां पर लिखे ए साइन थीटा। बस ये छोटी सी बात है, ये है कंपोनेंट। ये जो छोटा लास्ट में समझाया है ये है न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट, ये है कंपोनेंट निकालने का तरीका। ठीक है, वेक्टर को देखिए, वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल फॉर्म करेगा उसके साथ, उस लाइन के साथ ए कॉस थीटा आएगा, और उस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसके साथ हमेशा ए साइन थीटा आएगा। समझ आ गई बात? क्लियर हो गई बात? चलिए, तो यहां तक हमारा ये काम कंप्लीट होता है। अब न्यूमेरिकल कितना आपको ये समझ आया है, यूज ये होगा न्यूमेरिकल से, बस ये छोटी सी बात यूज होगी। अब ये कितनी पल्ले पड़ी है, मैं इसकी इलस्ट्रेशन एक या दो डिस्कस कर लेता हूं। अब ध्यान से देखिए, लेट अस सपोज से ये वेक्टर ए है, ये एंगल 30 है, इस वाली लाइन को मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बोल रहा हूं, और इस वाली लाइन को मैं वर्टिकल लाइन बोल रहा हूं। बात समझ आ गई? अब ध्यान से देखिए, अगर ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल हो गया तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? 90 हो गया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में। अब अगर ये वाला एंगल 30 है, ठीक है, ओके, और अगर क्वेश्चन में हमें पूछता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट बताओ, ठीक है, ये इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैंने इसलिए लिखा है जिससे कि ये बता सकूं कि दोनों के बीच में एंगल 90 है। अदरवाइज वर्ड क्या यूज करना है? दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं और उनके बीच में वेक्टर ए है, वेक्टर ए किसी एक लाइन के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, दैट्स इट, बस। अब ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज रिटन एज 10 न्यूटन, क्लियर। और हमें कंपोनेंट कैलकुलेट करना है अलोंग द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल। कैलकुलेट क्या करना है? द मैग्नीट्यूड ऑफ components of vector A along horizontal and vertical। समझ आ गई बात? तो पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग क्या कंपोनेंट होएगा? हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग कंपोनेंट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग कंपोनेंट हो जाएगा a cos 30। बात समझ आ गई? वर्टिकल में कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? वेक्टर मार्क कर लें, वर्टिकल में हो जाएगा a sin 30, क्लियर। तो यहां पर साइड पे लिखें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इट विल बी a cos 30, ठीक है। अब a का वैल्यू लगा लें, इट इज 10, cos 30 का वैल्यू इट इज √3/2, कैंसिल हो गया 5, सो इट कम्स आउट टू बी 5/√3 न्यूटन। बात समझ आ गई? पता लग गया कैसे निकलेगा कंपोनेंट? हो गया। अब ध्यान से दोबारा देखें, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए कैसे लिखेंगे? इट विल बी a sin 30, ठीक है। द वैल्यू ऑफ a इज 10, sin 30 इज 1/2, कैंसिल किया 5, सो इट कम्स आउट टू बी 5 न्यूटन। पल्ले पड़ गई बात? ये बात समझ आ गई? कॉपी कर ले। डन? ओके, चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं।
मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। If a force of 10 Newton makes an angle of 60 degrees with the one of its component. Question में आंसर लिख ले। If a force of 10 Newton makes an angle of 60 degrees with one of its component, okay, then calculate the magnitude of the rectangular components. समझ आ गई बात? यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये थोड़ा टेक्निकल डाल दिया, ये जो डाला है ये थोड़ा टेक्निकल डाला है। अगर बोलता 60 डिग्री विद अ लाइन तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स हो गए थे, थोड़ा सा घुमा के डाला है। ओके, अब ध्यान से देखिए पहले डाटा। 10 न्यूटन एक फोर्स वेक्टर है which will make an angle of 60 degree with one of its component. Okay, फिगर देखिए। Let us suppose it is a vector f, and let us suppose say it is say a vector. It is say a vector which is one of the component of this force vector, and this force vector is making an angle of 60 degrees with this particular vector. Got it? It is the data. Now what do you have to calculate? We have to calculate the magnitude of the rectangular components. अब ध्यान से देखिए rectangular components. अब ये वाला एंगल तो 60 मार्क हो गया, तो वेक्टर f का कंपोनेंट यहां पर क्या आ जाएगा? It will be f cos 60 डिग्री। क्लियर हो गई बात? तो एक कंपोनेंट क्या हो गया? एक कंपोनेंट हो गया f cos 60 डिग्री। f का वैल्यू 10, cos 60 कितना होता है? cos 60 कितना होता है? cos 60 1/2 होता है। कैंसिल किया 5, सो इट कम्स आउट टू बी 5 न्यूटन। बात समझ आ गई? ठीक है। अब बेटा दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा? दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा? अब देखिए, ये वेक्टर f था, ये डॉटेड लाइन है, ये एंगल 60 था, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दूसरे वाला निकालना है तो हमें इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन खींचनी होगी। क्या करना पड़ेगा? इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन खींचनी होगी। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर हमने मान लेते हैं कि ये लाइन एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो यहां पर जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी f sin 60 डिग्री। पल्ले पड़ी बात? तो एक कंपोनेंट हो गया f cos 60 और दूसरा कंपोनेंट हो गया f sin 60। तो f sin 60 डिग्री इट विल बी 10 मल्टीप्लाइड cos 60 कितना होता है? √3/2 होता है। कैंसिल किया 5 आ गया, रिजल्ट आ गया 5/√3 न्यूटन। समझ आ गई बात? इतना काम क्लियर हो गया? ओके, चलिए एक काम करेंगे। लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, लास्ट लेक्चर में रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट दिया था और आज की क्लास में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट डिलीवर किया। तो स्टूडेंट्स, जो ट्रिकी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें आप फंस सकते हैं, वो वाली प्रॉब्लम्स का मैं एक और लेक्चर डिलीवर कर दूंगा। ठीक है? ओके, तो एक लेक्चर और डालते हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे इन दिस लेक्चर।